Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी, ये डायलॉग आपने रील्स में, मूवी में, धुरंधर मूवी में जरूर देखा होगा, है ना। जो व्यक्ति ये डायलॉग कहता है, इसका पिंडा नाम है, उसमें वो क्या करने गया था पाकिस्तान? वो गया था आतंकवादियों से मदद लेने के लिए कि भारत की युवा को नशे की लत में हम कितना ज्यादा डाल दें या लिप्त कर दें। यूं तो मूवी को लेके लोग नैरेटिव्स की बात करते हैं, पर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें और नार्को टेररिज्म की सच्चाई और उसके आंकड़ों पे गौर करें तो लगता है कि हाँ, इस प्रकार की स्थिति जम्मू कश्मीर में जन्म ले रही है या पनप रही है। यानी कि जिसे हम नार्को टेररिज्म कह लें, ड्रग्स जिहाद कह लें, जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे इसके कारणों पे, क्यों यूथ इसमें फंस रहा है, क्या है सच्चाई, क्या है डेप्थ, विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, ठीक है। एक चीज और बताता चलूं कि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा इसका, तो मैं बार बार बता देता हूं कि इसका जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे प्राप्त हो जाएगा। और इन केस अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम इट्स विकास लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। चलिए, अच्छा एक चीज और बताता चले, जो हमारे स्मार्ट मॉडल है यानी कि स्टडी IQ ने अपने समस्त P2I बैचेस को स्मार्ट टेक्निक से इंटीग्रेट कर दिया है। तो इस नए तकनीक से इंटीग्रेटेड बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। कल यानी कि 27 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, तो मेरे कोड के साथ जुड़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो 76400300 पे कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। GS 1, 2 और 3 में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है मैंने यहां मार्क कर दिया है। हर पीडीएफ की शुरुआत में मैं मार्क कर देता हूं, प्लीज इसे जरूर देख लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या है नार्को टेररिज्म और क्या है उसकी चुनौती? देखिए, नार्कोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, कोविड के दौरान तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। तो दरअसल जो भी मादक पदार्थ होते हैं, मादक द्रव्य होते हैं, है ना, उनको नार्कोटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है। और दरअसल एक स्तर तक जो हम स्मगलिंग देखते हैं वो नार्कोटिक्स की भारत में हमने देखी है और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सख्त होते देखा है। तो जब आतंकवादी गतिविधियां इस प्रकार की होती हैं कि मादक द्रव्यों की भारत में तस्करी होती है तो उसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। यानी कि सीमा पार से जो ड्रग तस्करी भारत में होती है और जिसमें आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है उसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं, है ना। जवाब में कश्मीर में बहुत सारी जवाबी कार्रवाई भी हुई हैं, जैसे 100 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है पदयात्रा के रूप में, हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, एक इस आंकड़ों को देखिए, जो आंकड़े हैं यहाँ पे, उनको जरा नजदीकी तौर पर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा। 13.5 लाख के आसपास जो कश्मीरी लोग हैं, यानी कि आबादी का 10% संलिप्त है, यानी कि नशे की गिरफ्त में है, नार्को टेररिज्म की गिरफ्त में है, ड्रग्स जिहाद की गिरफ्त में है। लगभग 1,60,000 के करीब ऐसे युवा हैं जो 10 से 17 वर्ष के हैं, यानी कि वो एडल्ट भी नहीं है, नशे की गिरफ्त में है, दवाइयां चरस लेते हुए। 90 से 95% लोग ऐसे हैं इनमें से जो सिर्फ हेरोइन लेते हैं, यानी कि इस प्रकार के सब्सटेंस को लेते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की ये जो पूरी इकोनॉमी है, यानी कि नार्को टेररिस्ट इकोनॉमी है, वो चल रही है। और एक जो ड्रग का लिप्त व्यक्ति है, जो ड्रग के नशे में बहुत ज्यादा पड़ता जा रहा है, वो महीने का लगभग 88,000 रुपए औसतन मासिक खर्चा इसमें करता है। और अगर आप देखें तो 2022-23 के अराउंड 26 के आसपास जो नार्को टेरर के मामले हैं वो देखे गए हैं। ये बताता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत ही खतरनाक है। हमें इसको रोकने के प्रयास करने पड़ेंगे, है ना। अब देखिए स्थिति क्या है कि देखिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ उसके बाद से उसने क्या किया, अफीम की खेती को बहुत कम कर दिया, एक प्रकार से रोक लगा दी। तो उसका ऑल्टरनेट खोजना था, तो ऑल्टरनेट खोजा गया कहां पे? बलूचिस्तान में आप देखिए ना कि 27 से बढ़ के 380 हेक्टेयर में सिर्फ अफीम की खेती हो रही है, जिसकी तस्करी की जा रही है भारत में। और जो जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन हैं वो इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, भारत के यूथ को नशे की गिरफ्त में और ज्यादा भेजते जा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए क्यों ये तस्करी जो है वो भारत में सफल भी हो रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में क्यों नशे की गिरफ्त में युवा जाता जा रहा है। पहली बात तो जो मानसिक तनाव है, दशकों से वहां पे
स्थितियां खराब चल रही हैं, आपने देखा होगा वहां पे हिंसा संघर्ष बहुत ज्यादा रहा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा रही। इस कारण जो अवसाद होता है वो नशे की लत की तरफ धकेल रहा है। उसके बाद भौगोलिक सुविधता, देखिए बॉर्डर स्टेट है तो निश्चित तौर पे आतंकवादी प्रयास कर रहे हैं ड्रोन्स के सहारे से या अन्य तरीकों से युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने के लिए। कोविड के बाद से बहुत से चिकित्सालय बंद भी हो गए तो जो सहायता मिलती थी वो भी कम हो गई। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार के ड्रग्स जिन पे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि मैकेनिकली बना के उनको उनकी तस्करी की जा रही है, युवाओं को उसमें और ज्यादा उसमें जोड़ा जा रहा है ना, कि नहीं कई ऐसे सक्रिय दवाएं हैं जो बेसिकली हमको एहसास कराती हैं कि हम एक हाई महसूस कर रहे हैं, पर बेसिकली वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, हेलुसिनेशन से लेके बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त करा देती है ना। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? देखिए, हम जब आतंकवाद की बात करते हैं तो भारत हर प्रकार से प्रयास कर रहा है कि हम आतंकवाद को रोकें, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां क्या हो रही हैं? हमारे युवाओं को डिरेल कर रही हैं, युवाओं की जो भविष्य की जो उनकी ऊर्जा है उसको कम कर रही हैं, युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आतंकवादियों को वित्त पोषित भी कर रही है ना। और जो भारत का जनसांख्यिकी लाभांश है यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो जितना मजबूत होना चाहिए था उतना ही कमजोर और क्षरित होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। एट द सेम टाइम जो ब्लैक इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ब्लैक मनी की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, इनडायरेक्टली ही सही हम उसे भी वित्त पोषित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे इन टोटलिटी देखा जाए तो क्या कमजोर हो रहा है? स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। वो स्वास्थ्य जो भारत की इकोनॉमी को मजबूत कर सकता था वही स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है, युवा कमजोर होता जा रहा है, भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, आगे बढ़ेगा। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं, आप सबको पता है बॉर्डर स्टेट हैं, आतंकवादी ग्रुप सब सक्रिय रहते हैं। करते क्या है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में जो खेती हो रही है अफीम की, उससे प्रोडक्ट बनता है। बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनको लैब में तैयार किया जाता है, बहुत ज्यादा और हानिकारक होते हैं वो, उनको ड्रोन्स की सहायता से है ना जो लोकल जो सप्लायर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है, जो अंडरग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। कई बार उनको असलहे भी इस प्रकार से पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद ये जो घाटी और जम्मू में इनका जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है ये युवाओं तक पहुंचता है, युवाओं को नशे की लत में धकेलने का प्रयास करता है। और ये जो ड्रग बिक्री से जो पैसा मिलता है ये दरअसल आतंकवादी समूहों की फंडिंग के लिए काम करता है। एट द सेम टाइम ये लॉन्ग रन में मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करता है। वो सारी मनी जो संलिप्त है वो वाइट होके सामने आ जाती है ना। तो ये हर तरीके से देखा जाए है ना, हर तरीके से सिक्के के हर पहलू में भारत का नुकसान छिपा है, भारत को देखना होगा। ठीक है, अब भारत ने कुछ इसके लिए बेसिकली जम्मू कश्मीर में कुछ प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे पहली बात क्या कि जैसे एनडीपीएस एक्ट है ना, एनडीपीएस एक्ट के तहत बहुत से छापेमारी की गई, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके तहत बहुत से तस्करों को पकड़ा गया, कार्रवाई की गई। एंड एट द सेम टाइम उनके संपत्तियों की जब्ती की गई, कुर्की की गई, और इस बात को इंश्योर किया गया कि यूथ इस नशे की लत से दूर रहे। उसके बाद तकनीकी सर्विलांस पर ध्यान दिया गया। देखिए ड्रोन के द्वारा जो ये आतंकवाद और नार्को आतंकवाद फैलाया जा रहा है इसको रोकने के लिए सरकार काम कर रही है, ताकि एंटी ड्रोन सिस्टम के सहायता से उन ड्रोन्स को भारत की सीमा में घुसने से रोक सके एंड एट द सेम टाइम भारत के युवाओं को इस प्रकार के आतंकवाद से बचा सके। उसके बाद रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास पे भी काम किया जा रहा है। इस बात पे फोकस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आपको पीड़ित को अपराधी मत समझिए, पीड़ित जो है वो मरीज है, इस बात को ध्यान में रख के उनका इलाज किया जा रहा है ना। और एट द सेम टाइम सोशल इन्फ्लुएंस पे काम किया जा रहा है। खुद अगर आप उपराज्यपाल साहब को देखें तो वे 20 जिलों में पैदल यात्रा कर रहे हैं कि निर्दोष को छुए नहीं और दोषी को छोड़े नहीं, है ना, बख्शे नहीं। इस पे काम किया जा रहा है। और इस दौरान आप देखिए तो मस्जिदों के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, महिला समूहों के द्वारा जागरूकता बढ़ाई जा रही है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि ये सब कश्मीर और कश्मीर के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, हमें आगे आना होगा। आज़ादी के समय भी इस प्रकार के मूवमेंट्स को हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नशा मुक्त जम्मू का इनका जो पदयात्रा है 100 दिवसीय कार्यक्रम था, 11 अप्रैल से शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे हैं कि 100 दिन में सभी जो 20 लगभग ज़िले हैं वहाँ तक पहुँचा जाए, युवाओं को अभिप्रेत किया जाए, इंश्योर किया जाए कि युवा इस प्रकार की
जो नार्को आतंकी गतिविधियां हैं उनसे दूर रहें, नशे से दूर रहें, है ना। अब देखिए एक बात होता है जो ड्रग्स जिहाद या नार्को जिहाद का जो यथार्थ है, अगर उस पर बात की जाए, ध्यान रखिए पाकिस्तान या इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन है उनका दोहरा फायदा है। क्या फायदा है? वो युवाओं को नशे में डुबो भी रहे हैं, एट द सेम टाइम ब्लैक मनी का इस्तेमाल उनकी टेररिस्ट गतिविधियों को फंड करने के लिए भी हो रहा है। तो चिट भी उनकी हो रही है, पट भी उनकी हो रही है, हमें ध्यान देना होगा। ध्यान रखिएगा कि जब हम ड्रग्स जिहाद की बात करते हैं, इस प्रकार का शब्द एनडीपीएस एक्ट में नहीं है, लेकिन हमें अवेयर होना होगा। आप सब भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं, आपको इस प्रकार के शब्द से अवेयर होना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी श्योर। जब आप इसे उत्तरों में लिखें तो उसमें आप बड़ी ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उत्तर को लिखिएगा, ठीक है। खतरनाक शब्दों का प्रयोग आप कम कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। देखिए अगर आप 2016 की बात करें तो जो हम सिंथेटिक ड्रग्स से होने वाली जो उपयोग की बात कर लें, उससे होने वाले स्वास्थ्य दिक्कतों की बात कर लें, मृत्यु की बात कर लें, केसेस 489 से बढ़ के 7400 के आसपास हो गए थे 2019 में, जो वर्तमान में देखा जाए तो और स्टीप तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार की चिंता जो है वो इसी दिशा में ज्यादा है, ठीक है। लिखा ना कि जो जम्मू कश्मीर में जो मामले हैं वो क्वालिटेटिवली उनकी जांच होती है, पर क्वांटिटेटिवली कितने केस बढ़ रहे हैं, थोड़ा उस दिशा में भी फोकस किए जाने की जरूरत है। दिक्कत क्या है कि देखिए स्वतंत्र अध्ययन जो बताते हैं कि 13 लाख के आसपास केसेस है, मैंने शुरुआत में उसकी बात की थी, लेकिन सरकार कई बार मानने को तय नहीं होती कि हां ऐसी स्थिति है। गंभीरता स्वीकार कर लेने में भलाई है, तभी भविष्य सही हो पाएगा। तो इस प्रकार की चुनौतियां हैं जिसको सरकार को देखना होगा। नीतियों में निरंतरता क्या है कि देखिए जो इस प्रकार की नीति जो 100 दिनों के जो पदयात्रा हो रही है, जो अवेयरनेस कैंपेन है, हमको इसको रेगुलराइज करना होगा, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की हजारों पदयात्राएं हो चुकी हैं, फायदा कुछ हुआ नहीं है ना। एट द सेम टाइम जो एनपीएस है, एनडीपीएस है, इसको हमें काम करना होगा, जो कानून है मजबूत करना होगा और स्ट्रिक्ट करना होगा। एट द सेम टाइम जो उपचार सुविधाएं हैं इनको बढ़ाना होगा। इस बात को इंश्योर करना होगा कि युवाओं के हेल्प के लिए स्वास्थ्य जो सेंटर हैं वो वहां पे रहें। एंड हमें इसको इस बात को भी ध्यान होगा, देखिए वो अवसाद में थे, नशे की गिरफ्त में चले गए, मरीज हैं, अपराधी नहीं हैं, सुधरना चाहते हैं तो सुधरने का हमें अवसर देना होगा वहां पे, है ना। चलिए अगर हम आगे की राह की बात करें तो दीर्घकालिक समाधान क्या है कि हमें संस्थागतकरण करना होगा। ये जो 100 दिनों की कैंपेन है, इस कैंपेन को एक लगातार चलने वाली मुहिम बनाना होगा, है ना। एट द सेम टाइम हमें फॉरेंसिक निवेश करना होगा ताकि पता चल सके किस किस स्तर तक ड्रग बन रहा है, कहां कहां ड्रग बन रहा है, किस किस प्रकार का ड्रग बन रहा है, कैसे पहुंच रहा है, उसकी जांच, जो पोस्टमार्टम की बात कर लें या टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लें, इन सब पे काम करना होगा। एट द सेम टाइम डेटा संचालित नीति होगी, आंकड़ों पे काम करना होगा, आंकड़े जुटाने होंगे, इस प्रकार के आंकड़े भी कि क्या उत्पाद दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, कहां कहां से दे रहा है और कितनी मात्रा में दे रहा है, इसकी बात करनी होगी। कूटनीति पे काम करना होगा, आप सबको पता है, मैंने वीडियो किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की जब बात होती है तो अभी जो भारत के विवेक अग्रवाल है वो अगले वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए वे उसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो उस प्रकार के जो संस्थान हैं उस मंच से हमें इस बात पे बात करनी होगी कि पाकिस्तान किस प्रकार से नार्को टेररिज्म को भारत में फैला रहा है, टेररिस्ट को भारत में इंटर करा रहा है। एंड हमें अपने स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो जांच है इस पे भी और इन्वेस्ट करना होगा और प्रयास करने होंगे ताकि स्थितियां और बेहतर हो सके भारत में। चलिए आगे अगर बढ़े तो क्या है, एक प्रश्न है, इस प्रश्न पे आने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपकी राय क्या है इस बारे में, ठीक है। प्रश्न ये है कि विश्व में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन से संबंधित गोल्डन क्रिसेंट, जब मैं यहां पे पढ़ा रहा था, ध्यान देखिए, यहां पे गोल्डन क्रिसेंट की बात की गई थी ना। गोल्डन क्रिसेंट जो है वो यहां पे देखिए, गोल्डन क्रिसेंट की यहां पे बात की गई थी, है ना, इसकी बात की गई थी। इससे रिलेटेड प्रश्न है कि ये जो गोल्डन क्रिसेंट है, ये गोल्डन क्रिसेंट जो है ये निम्नलिखित में किन देशों की सीमाओं से मिलकर बनता है। पहला ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद अगला है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, अगला है तुर्की, सीरिया या इराक। तो ABCD में से ऑप्शन क्या है देते जाइएगा। हालांकि जो अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड से मूव करने से पहले आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगली स्लाइड में इसका उत्तर भी है, क्योंकि मैं अपने हर PDF में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको जरूर जोड़ता हूं, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कमेंट बॉक्स में यह भी बताते जाइएगा कि ड्रग्स जिहाद या नार्को टेररिज्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, किस प्रकार से रोका जा सकता है,
कहां कहां पे सरकार और इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकती है बताते जाइएगा। मैं अगली स्लाइड को बहुत जल्दी आगे कर देता हूं ताकि हम इस विषय पे बाद में बात कर सकें, क्योंकि उसमें उत्तर छिपा है। आप उसको पीडीएफ में देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। चलिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो भी ये चीजें हो रही हैं, स्थानीय स्तर पे काम करना होगा, जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पे काम करना होगा, इस रैकेट को तोड़ना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ध्यान करना होगा कि हमें एक स्थायी डेटा आधारित नीति पे काम करना होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बात आतंकवाद की नहीं है, बात भारत के भविष्य की भी है, जम्मू कश्मीर के भविष्य की भी है। हमें इस दिशा में भी सोचना होगा, ठीक है। तो अपनी राय जरूर देते जाइएगा। मैं बताता चलूं कि जो स्टडी IQ के मैंने शुरुआत में जो स्मार्ट बैच के बारे में बताया था, तो ध्यान रखिएगा उसमें एक अद्भुत AI रूप से इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है जो स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशनल हेल्थ के बारे में बताता है। तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। 27 जून से यानी कि कल से बैच शुरू है। एट द सेम टाइम मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप हिंदी साहित्य के बैच से भी जुड़ सके। 30 जून को हिंदी साहित्य का बैच क्लोज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कहानियों के साथ यह बैच शुरू हो रहा है। छोटा वैकल्पिक विषय है, ज्यादा इसका रेलेवेंस है, चूंकि नंबर ज्यादा आते हैं, सफलताएं ज्यादा मिली हैं और मेरे क्लास से बाहर अमूमन प्रश्न नहीं आते। तो इससे जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा 30 जून को बैच क्लोज हो रहा है, तो उससे पहले जुड़ जाए मेरे कोड के साथ ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए। बाकी कोई आपको डाउट है, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। पीडीएफ यहां पे अपलोड होगा, यूपीएससी का ऑप्शन का डिस्कशन यहां पे होता है। तो एट एनी टाइम आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स पे ये भी बताते चलें कि नार्को टेररिज्म का उपाय क्या हो सकता है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। Study IQ IAS. Making India smarter and better.